नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं अमृता मैम स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल अमृत साहित्य सागर में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं उपस्थित हुई हूँ जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी लेकर के। आज का मेरा पहला प्रश्न है, प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, दामोदर पंडित, जोशुआ केटलर और किशोरीदास वाजपेयी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर, इनका पूरा नाम जोहान्स जोशुआ केटलर है। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। तब इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान देने के लिए एक व्याकरण पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। इस पुस्तक का प्रकाशन 1715 ईस्वी के आसपास हुआ था, लेकिन इसकी भाषा थी डच। बाद में डॉक्टर गियर्सन ने एक ग्रंथ लिखा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और गियर्सन ने उस पुस्तक में केटलर द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर का संक्षिप्त परिचय दिया है। यहाँ एक और प्रश्न बनता है। एक पहला प्रश्न तो ये हुआ कि प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, तो सर्वप्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जोशुआ केटलर। लेकिन यही पर यदि प्रश्न इस तरह से हो कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा दामोदर पंडित। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह व्याकरण गद्य में लिखा गया था, जो 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है वो है जोशुआ केटलर, और यही हिंदी का प्रथम व्याकरण यदि पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दामोदर पंडित। इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो दो हमने देख लिया है, दामोदर पंडित और जोशुआ केटलर को। इसके अलावे हम देखेंगे किशोरीदास वाजपेयी को। किशोरीदास वाजपेयी, इनका ग्रंथ है ब्रज भाषा का व्याकरण, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में, और हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी में। इसके अलावा इस प्रश्न में एक और विकल्प है कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा था। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? पहला विकल्प है 7 जून 1955, दूसरा विकल्प 8 जून 1955, तीसरा विकल्प है हमारा 9 जून 1955, और चौथा विकल्प है 10 जून 1955। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 344 का एक के तहत राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर, इनका पूरा नाम हुआ बाल गंगाधर खेर, की अध्यक्षता में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन किस विद्वान का है? पंत, निराला, प्रसाद और अज्ञेय। तो गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन है निराला का। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किससे? ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, सिंधु घाटी लिपि से, या मंदारिन लिपि से? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतिदेव और चाणक्य किसे कहा गया है? यान, ग्रह, फॉन्ट या देवता को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है फॉन्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है नलिन विलोचन शर्मा,
दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा गणपति चंद्रगुप्त और चौथा शिव सिंह सिंगर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन या इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान हैं नलिन विलोचन शर्मा। आचार्य शुक्ल ने जो इतिहास लिखा था उस इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ और वहां पे वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में है, पहला भाग 1964 में और दूसरा 1965 में। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि इन दोनों भाग को 1965 में ही दिखाया गया है, लेकिन इस ग्रंथ का प्रथम भाग है 1964 में और दूसरा है 1965 में। चौथा विकल्प है हमारा शिव सिंह सिंगर। इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज नाम से, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किस विद्वान को कहा जाता है? नामदेव, रहीम, मीराबाई और चौथा विकल्प है सहजोबाई। तो विठोबा का जो भक्त है वह नामदेव को कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण विनून विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किस रीतिकालीन विद्वान का है? विकल्प बिहारी, देव, मतीराम और केशवदास। तो यह जो कथन है केशवदास जी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। इसमें कुछ काव्य ग्रंथों का नाम दिया गया है और इसका सही क्रम बताना है। क्रम है साकेत, जय भारत, यशोधरा, भारत भारती। दूसरा विकल्प है भारत भारती, यशोधरा, साकेत, जय भारत। तीसरा है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। चौथा विकल्प है जय भारत, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। तो इसमें हम पहले इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देखेंगे, फिर इसका सही क्रम लगाएंगे। इसमें भारत भारती जो है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912। यशोधरा है 1932 में, जय भारत है 1952 में और साकेत जो है वो है 1931 में। तो इस तरह हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यशोधरा है 1932 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर ग, यानी कि पहले भारत भारती 1912 में, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और जय भारत 1952। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है विकल्प नंबर ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किस विद्वान ने दिया है? आचार्य शुक्ल ने, अज्ञेय ने, प्रेमचंद ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि जब इन्होंने नामकरण किया था तो इन्होंने प्रवृत्ति को आधार मानकर सभी कालों का नामकरण किया था। जिस काल में जिस प्रवृत्ति की प्रधानता थी उन्होंने उस प्रवृत्ति के आधार पर उस काल का नाम निर्धारित किया। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार लेखकों का क्रम है। पहला विकल्प है दिनकर, मुक्तिबोध, धूमिल, अज्ञेय। दूसरा विकल्प है दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल। तीसरा विकल्प है धूमिल, मुक्तिबोध, अज्ञेय, दिनकर। चौथा विकल्प है हमारा अज्ञेय, धूमिल, मुक्तिबोध और दिनकर। तो दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है। धूमिल का जन्म 1936 में और अज्ञेय का जन्म 1911 में। और एक कौन बच गए, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म हुआ है 1917 ईस्वी में। तो अगर इस तरह हम इनका क्रम लगाएंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख।
सबसे पहले दिनकर आ जाएंगे। दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में, अज्ञा 1911, मुक्तिबोध 1917 में और सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 1936 ईस्वी में हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, निराला, नागार्जुन और रांगे राघव। तो वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, यह जो कविता है वह है केदारनाथ अग्रवाल का। ये प्रगतिवाद के कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। प्रश्न क्या है कि तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, मदन वात्स्यायन और सुमन राजे। तो इन विकल्पों में हमें यह देखना है कि तीसरा सप्तक अज्ञा ने कार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का संपादन किया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वह है कि तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। तो इसमें कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, मदन वात्स्यायन ये तीनों तीसरा सप्तक में शामिल कवि है और ये सुमन राजे जो हैं ये चौथे सप्तक में शामिल कवित्री हैं। तो प्रथम जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन हुआ था 1941 में। पहले सप्तक का जो तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, तार सप्तक का प्रकाशन 1941 में। दूसरा सप्तक आया था 1951 में, तीसरा सप्तक आया था 1959 में और चौथा आया था 1979 में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे सप्तक में शामिल कौन कौन कवि इसमें सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित हैं क्योंकि जितने भी सप्तक है उसमें 7-7 कवि शामिल हैं। तो तीसरे सप्तक में शामिल कवि हैं कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एवं मदन वात्स्यायन। हम लोग जब मैं पढ़ा करती थी तब मैंने एक ट्रिक बनाया था। वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमने एक ट्रिक बनाया था, यदि आप लोग चाहे तो अपने अपने हिसाब से अपना ट्रिक बना सकते हैं। मैंने जो बनाया था अपने लिए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो ट्रिक बनाया था वो बनाया था विजय देव केदार कुंवर की कीर्ति। क्या है कि विजय देव केदार कुंवर की कीर्ति प्रयाग में फैली सर्वेश्वर मदन की तरह। मैंने यही ट्रिक बनाया था। यदि आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से आप बना सकती हैं जो आपको सुविधा लगे। हमारा अगला प्रश्न है, रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यास है। क्या है हमारा प्रश्न? रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? विकल्प में है, पहला विकल्प है भाग्यवती 1877 ईस्वी, दूसरा विकल्प है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, तीसरा विकल्प है चंद्रकांता 1891 ईस्वी और चौथा विकल्प है देवानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी। तो रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वह है भाग्यवती, जो कि जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि इस विकल्प में जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं, जितने भी उपन्यासों को मैंने रखा है, वो सारे के सारे उपन्यास किसी न किसी विद्वानों के अनुसार प्रथम उपन्यास ठहरता है। तो थोड़ा सा हम इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर विजय शंकर मल ने श्रद्धा राम फिलौरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती, जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था, को इन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। भागवती को किसने माना है? डॉक्टर विजय शंकर मल ने। और ये जो भागवती उपन्यास है वो किसकी कृति है? सरदाराम फिलौरी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जो कि सर्वमान्य मत आचार्य शुक्ल का ही है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो हम हर परिस्थिति में श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को ही मानेंगे, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। यदि आपसे विद्वानों का नाम देकर पूछे कि जैसे कि डॉक्टर विजय शंकर मल ने प्रथम उपन्यास किस उपन्यास को माना है, तब हम वहां पर बताएंगे कि भागवती को माना गया है। यह प्रश्न इस तरह से रहे कि रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तब हम वहां बताएंगे भागवती। यदि ऐसे आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा जवाब रखेंगे
परीक्षा गुरु जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ है। और यह रचना जो है वो लाला श्रीनिवास दास कृत है। और इसको मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे माना है उससे सारे विद्वान सहमत हैं। लाला श्री कृष्ण लाल ने डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं एक दो और उपन्यास है, जैसे श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने इंशाअल्लाह खाकृत रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा लिखित पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल कहा गया है? लज्जा, श्रद्धा, चिंता और आशा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है लज्जा। कामायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये, और ये उनकी प्रसाद जी की अंतिम काव्य माना जाता है। इस काव्य में कामायनी में 15 सर्ग है और ये प्रसाद जी की अंतिम रचना है। और इसमें 15 सर्ग है। उन सर्गों के नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसे हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न इससे पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि इसमें 15 सर्ग है तो आप 5-5 करके आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि 5-5 कैसे कर लेंगे हम? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। फिर यहां से लेंगे लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न। और फिर यहां से लेंगे संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ है। कृतिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, पौरुषेय रामायण, कम्ब रामायण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कृतिवास रामायण। हमारा अगला प्रश्न है कृष्णार्जुन युद्ध जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। कृष्णार्जुन युद्ध पौराणिक नाटक के रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी, शिवनंदन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है माखनलाल चतुर्वेदी। अगर राधाचरण गोस्वामी का पौराणिक नाटक देखें तो इनका है श्रीदामा जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। शिवनंदन सहाय इन्होंने लिखा है सुदामा 1907 ईस्वी में। और बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है वेरु संहार जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। हाथ से 2005, अन्या सननिया 2007, बूंद बावरी 1999 और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। तो प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या जिसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ था। हाथ से रमणिका ठाकुर गुप्ता की आत्मकथा है। बूंद बावरी पद्मा सचदेव, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा के 2 भाग हैं। प्रथम भाग है कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी में और दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया जो 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का शुरुआत कब से माना जाता है? भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से और प्रगतिवाद से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है ट्रांसजेंडर जीवन पर आधारित उपन्यास आधा आदमी के लेखक है महेंद्र भीष्म, लवकेश दत्त, राजेश मलिक, गिरिजा भारती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है राजेश मलिक। इसके अलावा हम देखेंगे इन विकल्पों में जो नाम आए हैं जैसे महेंद्र भीष्म, इनका उपन्यास है मैं पायल। क्या है? मैं पायल। लोकेश दत्त, इनका उपन्यास है दर्द न जाने कोई। दर्द न जाने कोई। दर्द न जाने कोई। ठीक है। और एक अगला है कौन बच रहे हैं? गिरिजा भारती। इन्होंने लिखा है अस्तित्व। क्या लिखा इन्होंने?
अस्तित्व। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, ये और वे संस्मरण के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार, घनश्याम बिरला, सत्यजीवन वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो ये और वे संस्मरण के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार। घनश्याम बिरला ने लिखा है बापू, जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सत्यजीवन वर्मा ने लिखा है भारतीय एल्बम 1949 में, और सेठ गोविंद दास ने लिखा है स्मृति कर 1959 में। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की। तो कैंची जो शब्द है यह तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची है तुर्की भाषा का शब्द। हम अन्य तुर्की भाषा के शब्दों को देखेंगे, जैसे उर्दू, कालीन, जाजिम, तमगा, तलाश, लफंगा, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, सुराग, चेचक, लाश, चमचा, सौगात आदि, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? हमारा अगला प्रश्न क्या है? कान काटना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, सरल होना, चतुर होना और दैन्य होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चतुर होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और जिजीविषा। तो इसमें से जो सही शब्द है वह है जिजीविषा। अगला प्रश्न है, जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रेक्षा, असंगति, विभावना, यमक। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाती है वहां पे अलंकार होता है विभावना। विभावना ऐसा अलंकार है जहां बिना कारण के कार्य पूर्ण हो जाता है। जैसे विनु पद चलय सुनय विनु काना, कर विनु कर्म करय विधि नाना। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के कितने भेद है? विकल्प है 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग 3। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती में कौन सा काव्य गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या सभी? तो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। तो जहां ऊर्जा का संचार हो, जोश का संचार हो, हमारा नस नस फड़क उठे, तो वहां कौन सा काव्य गुण होगा? ओज। अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने बिहारी की भाषा के बारे में कहा था, बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। यह रचना 1662 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस रचना की भाषा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। हमारा अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, निराला, प्रेमचंद और चौथा विकल्प है कबीर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय।
आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस जीवनी के जीवनीकार हैं विष्णु प्रभाकर। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका है उदंत, मार्तंड, बंगदूत, ब्राह्मण, बुद्धि प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो पत्रिका है यह 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसलिए 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बंगदूत 1829 ईस्वी में, बंगदूत जो है पत्रिका 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने संपादन किया था। ब्राह्मण 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने किया था और बुद्धि प्रकाश जो 1852 ईस्वी में मुंशी सदासुख लाल ने किया था। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।